आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर हम सीखते हैं अपने जीवन में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ध्यान और ध्यान से संबंधित आध्यात्मिक और ऊर्जा चिकित्सा पद्धति के बारे में। किस प्रकार हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिक फिलॉसफी हमारी ध्यान है, जिसमें हम अपने मन को शांत और शून्य करते हैं। और जब मन शांत हो रहा हो, शून्य हो रहा हो, तो उसके बाद हम अपने भीतर ऊर्जा पर काम करना सीखते हैं। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ऊर्जा जो है वो चक्रों में और नाड़ियों में बहती है, हर पल बह रही है, लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं है, क्योंकि हम अपने विचारों में उलझे हुए हैं। मन के विचारों को शांत होकर हम देखना सीखें और उन विचारों को भी कम करना सीखें, और विचारों को कम करने के साथ साथ सकारात्मक बनना सीखें। सकारात्मक बनाने के साथ साथ हम जिंदगी में क्या सोचें और कैसा सोचें, वो हमें सीखना है। तो हमें अपने मन के तल पर काम करना है, खासकर अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के तल पर, और हमें काम करना है एनर्जी के लेवल पर, यानी कि चक्रों और नाड़ियों के लेवल पर। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर सकते हैं, अगर हम अपने चक्रों, हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं सुषुम्ना नाड़ी में, अगर हम अपने 7 ऊर्जा केंद्र पर काम कर सकते हैं और हमारे पास 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें से मुख्य 22 नाड़ियों पर एक्यूप्रेशर होता है, एनर्जी मेडिसिन। एक्यूप्रेशर के लिए ज़्यादा बेहतर शब्द एनर्जी मेडिसिन है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में एनर्जी मेडिसिन पर भी कोर्सेज हो रहे हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर सकते हैं, अगर हम अपने ऊर्जा केंद्र यानी कि चक्र पर काम कर सकते हैं, अगर हम अपने नाड़ियों पर काम कर सकते हैं, अगर इन 3 चीज़ों पर अगर आप काम करना जानते हैं, तो आप घर बैठे 90% दुनिया में जितनी बीमारी है उसमें से 90% को आप ठीक कर सकते हैं। और अगर आप समझदार हैं, पहले से जानते हैं, तो आपकी जिंदगी में बीमारी आएगी ही नहीं। ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है अध्यात्म विज्ञान की तरफ से आपको। लेकिन मेरा सालों का अनुभव यही कहता है, स्वस्थ जिंदगी जीना संभव है, बेहतर जिंदगी जीना संभव है, बस हम अपने आप को थोड़ा समझें। सोमवार और शुक्रवार को 2 दिन हमारा प्रोग्राम मुख्य रूप से आता है। आज सोमवार के दिन आज हम कोई हेल्थ टॉपिक लेते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है हेरिडेटरी डिजीज। आनुवांशिक बीमारियों को हम कैसे हील कर सकते हैं। बहुत लोगों को हेरिडेटरी डिजीज लाइलाज लगती है। आनुवांशिक बीमारी अगर है, अगर माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को अगर कोई बीमारी है, तो बच्चों में भी आएगी, और बच्चों में अगर आ गई तो उसका इलाज मुश्किल है या असंभव है, ऐसा मानते हैं। आज हम देखेंगे क्या उनको हील करना संभव है। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा इपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट पर। इपिजेनेटिक्स है इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऑफ जेनेटिक्स। इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऑफ जेनेटिक्स का मतलब जीन। पहले हम जीन को समझेंगे। जीन जो होते हैं हमारे सेल में न्यूक्लियस है, सेंट्रल में केंद्र बिंदु, और केंद्र में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का सिंगल में डीएनए और जीन है। जीन जो है
हमारे एक सेल में 23,000 से अधिक जीन हैं और हमारे शरीर में 40 ट्रिलियन सेल हैं, 40 ट्रिलियन सेल्स। आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन हम बहुत मैग्निफिसेंट हैं, बहुत विशाल हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ब्रह्मांड में जितने तारे हैं, हमारे शरीर में उतने सेल्स हैं, कोशिकाएं। इस पूरी पृथ्वी पर जितने तरह प्रजाति के जीव जंतु हैं, उतने जीन्स हमारे हर एक सेल्स में है। 23,000 से अधिक जीन हर एक सेल में होता है। तो क्या सभी जीन्स क्या हमेशा काम करते रहते हैं? नहीं। क्या फैक्टर है जो हमें कुछ जीन्स काम करता है, कुछ जीन्स काम नहीं करता है? यह फैक्टर है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट मतलब जो सेल्स है, उस सेल्स में जो जीन है, वो जीन किसी वहां पर लिक्विड में होता है, न्यूक्लियर फ्लूइड, सेल के फ्लूइड, उसके अंदर प्लाज्मा है, वाटर है, अलग ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जीन के आसपास जो लिक्विड मटेरियल है, एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के द्वारा उसको कैसा सिग्नल दिया जाता है, उसके बेसिस पर वो जीन जो है कोडिंग करता है। कोडिंग यानी कि कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन बनाएगा। देखिए, थोड़ा बायोलॉजी की बातें हैं, थोड़ा टेक्निकल बातें शुरुआत में रहेंगी, थोड़ा धैर्य से समझिए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। थोड़ा अगर साइंस में इंटरेस्ट होगा तो आप इसको समझ पाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमें अपने शरीर के बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए कि आपका ये जो हाथ है, जो हाथ दिख रहा है, इस हाथ के अंदर करोड़ों कोशिकाएं हैं, करोड़ों। जितना दुनिया की आबादी है ना, उससे ज्यादा सेल्स आपके शरीर में, 40 ट्रिलियन। हर एक सेल में जो हमारे जीन हैं, 23,000 जीन, सभी जीन हमेशा काम नहीं करते। इन्वायरमेंट के द्वारा उनको सिग्नल दिया जाता है जीन को कि तुम अभी एक्टिव हो जाओ, और जीन को सिग्नल दिया जाता है कि अभी जरूरत नहीं है, अभी आप सो सकते हो। तो हमारे शरीर में दो तरह के जीन होते हैं, इंट्रॉन और एक्सॉन। इंट्रॉन जीन जो है वो कुंभकर्ण की तरह हमेशा सोए रहते हैं। कुंभकर्ण पता है ना, रामायण में 6 महीने सोता था वो। हमारे जीन में भी इंट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा डॉर्मेंट रहते हैं। और 2% डीएनए लगभग एक्सॉन के रूप में होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। 98% डीएनए हमारे शरीर में कोई काम नहीं करते। अब ये कुदरत का क्या करिश्मा है, या इसके पीछे कुछ रहस्य छिपा है, हम देखेंगे आगे। तो जो 2% एक्सॉन है, जो एक्टिव जीन है, वो एक्टिव कब और कैसे होते हैं? उनको एनवायरनमेंट के द्वारा जब सिग्नल दिया जाए। कोई आदमी सो रहा है, और उसको परिवार वाले जगाएं, अरे ये काम है, जाओ सब्जी लेकर आओ, तो वो आदमी उठेगा, अगर सब्जी जो लाने की जरूरत है सब्जी लेकर घर में आ जाएगा, काम हो गया, उसके बाद फिर से अपना आराम करेगा, सो जाएगा या जो भी मर्जी हो करेगा। हमारे शरीर में भी जीन जो है, हर एक जीन हमेशा काम नहीं करते। इस कंसेप्ट को, पहले बेसिक कंसेप्ट को समझना है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं इपीजेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ जीन। जो वातावरण में जो सिग्नल हैं वो जीन को एक्टिवेट करते हैं, वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं। तो हमारे शरीर में कौन से जीन हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन से जीन एक्टिव है। भाई 23,000 से अधिक जीन्स, पहले 30,000 मानते थे। सालों स्टडी चली जीनोम कोड काउंट करने के लिए कितने जीन हैं।
अब ये जीन्स, आपके घर की सीढ़ियां तो है नहीं कि काउंट कर लें कितने जीन हैं। वो हम पहले जो 22 क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में सेगमेंट में हम नापेंगे, मेजर करेंगे, उनको लिखेंगे। कई साल का लंबा प्रोजेक्ट चला। तो 23,000 से अधिक, 23,000 से 30,000 के बीच में जीन्स हमारे हर एक सेल में है, हर एक कोशिका में। और कोशिकाएं तो लगभग 40 ट्रिलियन सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। तो अगर माता पिता को कोई जीन, कोई बीमारी, अगर हेरिडिटरी डिजीज है, अगर उसका कोई जीन हो भी, तो सिर्फ जीन होने से कुछ नहीं होता। उस जीन को सिग्नल कैसा मिलता है, उसको स्विच ऑन है कि स्विच ऑफ है। जैसे कोई कैंसर का जीन है या कोई इन्फ्लामेशन, जैसे कोलाइटिस एक डिजीज है, आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। अब अगर जो जिस जीन के द्वारा वो रेगुलेट हो रहा है, अगर उस जीन को डॉर्मेंट बना दिया जाए, ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस किए जाएं जो उसको बोले कि तुम सो जाओ, वो जीन अगर डॉर्मेंट हो जाए, सो जाए, तो जीन रहेगा भी तो भी कोई काम नहीं करेगा। एक सिंपल से एग्जांपल बताएं, मान लीजिए कोई बम है, कोई बारूद है, उसको पानी में डाल दो, वो फटेगा ही नहीं। ये बहुत मोटा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। तो हेरिडिटरी डिजीज से जो घबराते हैं हम, अगर ऐसी टेक्निक हो कि जो जीन है, जो एक्टिव जीन है, उनको हम स्विच ऑफ कर दें, तो इन्वायरमेंट में हम कैसा बदलाव करें। जो जीन्स है उसके इन्वायरमेंट में जो लिक्विड है उसमें हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। हार्मोन्स हमारे अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। हम कैसा वैसे अच्छे हार्मोन रिलीज करें जिससे कि अच्छे जीन्स एक्टिवेट हो और जो बीमारी वाले जीन हैं वो बंद हो जाए। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, इस पे बहुत रिसर्च दुनिया में हुआ है और हो रहा है। इस फील्ड को कहते हैं इपीजेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ जीन। वातावरण को बदलकर हम कैसे जीन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। इस पे सबसे इनिशियल काम किया प्रोफेसर ब्रूस लिप्टन ने। ये मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। 1977 में इन्होंने स्टेम सेल्स पर, स्टेम सेल्स मां के गर्भ में जब बच्चा डेवलप होता है तो वो बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज, जहां से कुछ कोशिकाएं हाथ बन जाती हैं, कुछ कोशिकाएं पैर बन जाती हैं, कुछ कोशिकाएं लीवर बन जाती है, कुछ कोशिका हार्ट बन जाती है, कुछ कोशिका हाथ बन जाती है, कुछ कोशिकाएं आंख बन जाती हैं। आप थोड़ा एक कॉमन सेंस लगाइएगा, हमारे हाथ में जो कोशिका है, उस कोशिका में जो जीन है, और हमारी आंखों की जो कोशिका है उसमें जो जीन है, क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस होगा? क्या लगता है आपको, डिफरेंस होगा या नहीं होगा? डिफरेंस उनमें नहीं है। अरे एक ही कोशिका, एक ही बॉडी है ना, एक ही मां से आया है ना। हमारे हाथ के सेल्स में जो जीन है, हमारी आंखों के सेल्स में जो जीन है, वो डिट्टो सेम है, 100%। लेकिन फिर भी हाथ काम कुछ और कर रहा है, आंखें काम कुछ और कर रही हैं। हमारा जो ब्रेन का सेल है वो सोचने का काम कर रहा है, जो हमारी स्टमक का सेल्स है वो पचाने का काम कर रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ जो स्टेम सेल्स हैं, जो स्टेम सेल्स वो कॉमन पॉइंट है जहां से डिफरेंशिएशन होता है, अलग अलग हो जाते हैं। जंक्शन, आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, ये कुछ जगह तक रोड कॉमन है, उसके बाद कुछ लेफ्ट, कोई एक रास्ता लेफ्ट को जाएगा, एक रास्ता राइट को जाएगा। तो स्टेम सेल्स तक डेवलपमेंट कॉमन है। फिर कुछ हाथ बन जाएंगे, कुछ पैर बन जाएंगे, कोई लीवर बन जाएगा, कोई हार्ट बन जाएगा, कोई ब्रेन बन जाएगा। तो जो अलग अलग जीन, कुछ जीन का जो सेल्स लीवर बनने वाले हैं, कुछ सेल्स जो हार्ट बनने वाले हैं, उनमें जीन सेम है लेकिन उनका एक्सप्रेशन अलग अलग होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो उनका है, जो हार्मोन, जो न्यूरोट्रांसमीटर वहां पर होंगे, वो अलग हो जाते हैं। जीन तो एक ही रहता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम
सेलुलर इन्वायरमेंट को, हार्मोन को, न्यूरोट्रांसमीटर को बदल दे। कैंसर हुआ है किसी पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, आप डरते हैं कि आपको हेरिडिटी है, आपको भी रिस्क है। बारूद आपके घर में, बारूद को पानी में डाल दीजिए। आप जो कारण से इन्वायरमेंट सिग्नल जाएगा, तो माइंडसेट जो हमारा ये मन है, इस मन से हमारे हार्मोन प्रभावित होते हैं। इसको बोलते हैं PNEI, साइको न्यूरो इंडोक्राइनो इम्यूनोलॉजी। और ये मेडिकल साइंस का टर्म है, थोड़ा ध्यान रखिए। इसका कंक्लूजन ये है कि हम अपने माइंड को बदलकर अपने हार्मोन को बदल सकते हैं, अपने हार्मोन को बदलकर हम अपने जीन को बदल सकते हैं। हेरिडिटरी डिजीज हो तो भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे काम हुए। अगर आपको पहले से कोई हेरिडिटरी या जेनेटिक डिजीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता। अगर आप इपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट को समझते हैं तो ठीक हो सकता है। तो इपिजेनेटिक्स की ये मैंने कुछ थ्योरी की बातें बताई। जो जीन्स हैं, हर कोशिका में 23,000 जीन है, 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये डीएनए, ये जीन मैसेंजर आरएनए प्रोटीन को कोडिंग करते हैं और एमिनो एसिड्स होता है। लगभग 20 एमिनो एसिड हमारे शरीर में होते हैं। मिथाइलएलानिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ल्यूसिन। ये बायोलॉजी में, एमबीबीएस में हम लोगों को रटना पड़ता है, रटते ही हैं। ये जो 20 एमिनो एसिड्स हैं, ये एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लगभग 4 न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, वो 64 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब जैसे समझिए ABCD, वैसे ABCD नाम नहीं न्यूक्लियोटाइड का, लेकिन एग्जाम्पल की बता रहा हूँ। ABCD, BCDA, AABC, ACDAA, ऐसे कॉम्बिनेशन से कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आप लॉक होता है बहुत सारे ब्रीफ बैग में, नंबर कॉम्बिनेशन है, 3 डिजिट का आगे पीछे कॉम्बिनेशन करके लॉक बन जाता है। तो कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर में अलग अलग कोड बनते हैं, और ये एमिनो एसिड के कोड, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बनेगा, हमारे शरीर में एट ए टाइम दर्जनों प्रोटीन काम कर रहे हैं, बन रहे हैं, 1 लाख से अधिक प्रोटीन। लेकिन कौन सा जीन, कौन सा अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा, वो निर्भर करता है कि ब्रेन से कैसा सिग्नल हार्मोन के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो अगर हम ब्रेन के सिग्नल को चेंज कर दें, माइंडसेट को चेंज कर दें, तो हार्मोन बदल जाएगा, और हार्मोन बदल जाए, न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामीन, सेरोटोनिन, ये सभी कुछ हार्मोन्स के नाम हैं। हम इनको बदलकर जीन के एक्सप्रेशन को, जीन को नहीं बदलेंगे, जीन के एक्सप्रेशन को बदलेंगे, यानी कि जीन को स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे। और इस पर दर्जनों रिसर्च हो चुके हैं। बस ये मेन स्ट्रीम में अभी ये बात नहीं आई है, क्योंकि ये रिलेटिवली नई है। हम अपने हेरिडिटरी डिजीज को अपने माइंडसेट बदलकर ठीक कर सकते हैं। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ इपिजेनेटिक्स। और इससे कैंसर हो पेरेंट्स को तो भी ठीक किया जा सकता है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। ग्रीस में एक बंदे को, ग्रीस का बंदा जो अमेरिका में रह रहा था, स्टामाटिस मोराइटिस, उसको स्टेज 4 लंग कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बोला कोई उपाय नहीं है, अब तो बस कुछ समय की बात है। वो हार कर अपने देश लौट आया। यहाँ गांव में आकर वो रहने लग गया। डॉक्टर ने बोला था 2-4-6 महीने रहोगे, बस 2-4-6 महीने टाइम है। उसको वहाँ गांव में रहते रहते लंबा समय हो गया।
फिर उसे याद आया डॉक्टर ने तो बोला था कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने समय है, यहाँ तुम्हें कई साल हो गए। तो वो अपने डॉक्टर को मिलने के लिए अमेरिका वापस आया। पता चला जिस डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारे पास 2-4-6 महीने समय है, वो डॉक्टर ही चल बसे। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये सब न्यूज़ कवर हुआ है। मैन हु फॉरगेट टू डाई, स्टेज 4 लंग कैंसर। मैरी रेस्ट, कोलोराडो यूएसए की लेडी, इसकी मदर को ओवेरियन कैंसर हुआ था और कीमोथेरेपी में इलाज कराते कराते मदर एक्सपायर्ड। कुछ सालों के बाद इसको भी कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। मदर के कैंसर के ट्रीटमेंट को देखते हुए इसको पता था कि कीमोथेरेपी हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती, तो अब नेचुरल तरीके से ढूंढा जाए, किया जाए। अब हेरिडिटरी डिजीज वाले बोलेंगे माँ को कैंसर है तो बेटी को भी कैंसर हो गया, लेकिन मैरी रेस्ट ने अपने माइंड पे काम किया, मेडिटेशन पे काम किया और अपने आप को हील किया विदाउट कीमो, विदाउट सर्जरी। किताब भी उसने लिखी, लिविंग प्रूफ, अमेजन पे अवेलेबल है। मैंने इनका इंटरव्यू किया है। मेरा एक प्रोजेक्ट है स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ, उस पर वो कोलोराडो यूएसए की हैं, तो अंग्रेजी भाषा में उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या क्या उन्होंने किया, किस तरह से हम अपने माइंड पे, किस तरह से हम अपने आप पर काम करें। इस कंसेप्ट से हम बाहर आ जाए दोस्तों कि हेरिडिटरी डिजीज है तो ठीक नहीं हो सकता। हमें अपने माइंड पर काम करना है। हम अपने सो कॉल्ड जेनेटिक डिजीज को भी हील कर सकते हैं बाय चेंजिंग फिनोटाइप्स, एक्सप्रेशन ऑफ जीन। बायोलॉजी में, मेडिकल में यही टर्म है, फिनोटाइप, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जीन किस प्रकार, कौन से प्रोटीन को कोड करे, वो हम बदल सकते हैं। जीन को नहीं बदलेंगे, जीन तो रहेगा ही, लेकिन जीन को हम स्विच ऑफ कर देंगे। तो कैसे हमें अपने माइंडसेट पे काम करना है, इसके लिए मैं आपको 5 प्रैक्टिकल टिप बताने वाला हूं। हम उसको समझकर अपने हेरिडिटरी डिजीज को, जेनेटिक डिजीज को ठीक कर सकते हैं घर बैठे। थोड़ी सी आपको साधना और अभ्यास तो करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, क्योंकि ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत रेयर बातें हैं। लेटेस्ट मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट है, बहुत कम जगह पे बताया जा रहा है। सबसे पहली बात है, हम अपने माइंड में किस तरह के विचारों को, कंसेप्ट्स को जाने देते हैं या अपने माइंड में इंटरटेन करते हैं, चलाते हैं, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। आपके भीतर किस तरह के कंसेप्ट्स हैं, किस तरह के थॉट्स, बिलीफ हैं, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। और निगेटिव बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। निगेटिव बिलीफ, मेरे पिताजी को कैंसर हुआ तो मुझे भी हो जाएगा, ये निगेटिव बिलीफ है। बहुत तरह के निगेटिव सोचने का बिलीफ हो सकता है, लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। आपको अपने लाइफ में थोड़ा झांकना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा, क्या निगेटिव बिलीफ है, क्या लिमिटिंग बिलीफ है, उसको इंटरटेन ना करें। याद करें मैरी रेस्ट को, याद करें ग्रीस के स्टेमाटिस मोराइटिस को, जिसने स्टेज 4 लंग कैंसर ठीक किया अपना। एक और आपको उदाहरण देता हूं। स्विट्जरलैंड का एक बंदा है, नाम है क्रिश्चियन कुरमेन। उसको डॉक्टर ने डायग्नोज किया स्टेज 4 ब्रेन ट्यूमर। जब कैंसर की डायग्नोसिस सुनी तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मुझे कैंसर हो गया और भी स्टेज 4 का। डॉक्टर ने बताया कि आपको कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी और कीमोथेरेपी के ये साइड इफेक्ट होते हैं, हो सकते हैं। जब कीमोथेरेपी के लंबे साइड इफेक्ट्स उसे सुने, बोला क्या डॉक्टर है, इतने साइड इफेक्ट हैं फिर भी मुझे कीमोथेरेपी बता रहे हैं। डॉक्टर ने कहा यू डोंट हैव एनी चॉइस। क्रिश्चियन गुस्से से
डॉक्टरों के चैम्बर से बाहर आ गया कि मुझे ही केमोथेरेपी तो नहीं करानी, इतने साइड इफेक्ट वाली, इतना खर्चा भी है और इतना साइड इफेक्ट भी, क्या करें क्या करें, सोचता रहा। फिर बोला ये थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। ये वो नौकरी करता था स्विट्जरलैंड में, तो चला गया पहाड़ों में घूमने। पहाड़ों में उसको कोई मेरा जैसा फ्रेंड मिल गया, उसने उसको एक मेडिटेशन की किताब दे दी कि लो ये पढ़ो। उसने उस किताब को पढ़ा, तो अरे वाह मेडिटेशन में इतना अच्छा है, तो उसने मेडिटेशन कोर्स में चला गया। वो थिक नाट हान एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर हैं, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले देहांत हुई। थिक नाट हान के मेडिटेशन वर्कशॉप में गया, वहाँ पर एक हफ्ते मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा लगा। फिर बोला कि मैं छुट्टी लेकर यहीं पे कुछ महीने ध्यान करूँगा। वो वहाँ पर कुछ महीने ध्यान करता है, 3 महीने या कुछ, उसके बाद वो जाकर चेक कराया, उसका ब्रेन से ट्यूमर गायब हो गया। रेडिकल होप नाम की केली टर्नर की किताब है, उसमें ये केस स्टोरी दी हुई है। ये लिमिटिंग बिलीफ हमारे मन में जो बैठा है ना पूरी सोसाइटी में कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर ने कह दिया तो नहीं होगा। अरे डॉक्टर ने कहा, वो उनका एक एक्सपीरियंस है, उनका एक ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह सच हो, और भी रास्ते हो सकते हैं। इपिजेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऑफ जीन, वातावरण को बदलकर जीन के प्रभाव को बदलना, यह भी एक रास्ता है जिसके बारे में दुनिया में अभी पता नहीं है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जैसे ब्रूस लिप्टन हुए, डॉसन चर्च हुए, नेस्सा कैरी हुई, वो एपिजेनेटिक्स पर काम कर रही है। और डिटेल बाहर आ रहा है। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच है कि डॉक्टर, हम कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो बोलता है उसको हम स्वीकार करते हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप गूगल पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर आप ब्रूस लिप्टन को सुन सकते हैं, आप डॉसन चर्च को सुन सकते हैं, आप डॉक्टर रंजन को सुन सकते हैं। अब नॉलेज जो है वो हर एक मोबाइल में गूगल और यूट्यूब के माध्यम से इजीली अवेलेबल है। आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और जो प्रैक्टिकल बातें पता चल रही हैं उन पे अमल करना चाहिए। तो मैं आपको 5 टिप्स बता रहा हूं अपने हेरिडिटरी डिजीज को ठीक करने के लिए क्या करें आप। सबसे पहला टिप, अपने माइंड के बिलीफ, थॉट पैटर्न को एसेस करें, क्या ये निगेटिव है या लिमिटिंग है या ठीक है। जो भी आप सोच रहे हैं, क्या इससे मेरी बीमारी ठीक हो सकती है, क्या इससे मेरा लाइफ बेहतर हो सकता है, ऐसा आप चिंतन करें। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा दोस्त है, कोई समझदार दोस्त जो थोड़ा पॉजिटिव सोचता है, जो थोड़ा पढ़ता है, ऐसे इसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि देखो ये पीएमसी हिंदी पर एक डॉक्टर आते हैं, उसने बोला कि कोई भी कैंसर हो, कोई भी हेरिडिटरी डिजीज हो, वो ठीक हो जाता है। क्या आप क्या मानते हो? डिस्कस कीजिए, पढ़िए, सुनिए ब्रूस लिप्टन को। दुनिया में कई लोग अपने आप को इस तरह से हील कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। अपनी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, नकारात्मक बिलीफ सिस्टम को समझने और बदलने की जरूरत है। जो भी आप टेलीविजन पे सुनते हैं, जो भी आप अपने मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन करना सीखें कि क्या ये सही है, क्या ये मेरे हेल्थ को बेहतर बनाएगा। अगर ये बेहतर नहीं बनाएगा तो उसको छोड़ना सीखिए। मास मीडिया में, टेलीविजन पे ज्यादातर चीजें जो आती हैं वो टीआरपी के पर्पस से होती हैं, उनका शो कैसे आगे ज्यादा हो। तो सनसनीखेज खबरों से बचें, ब्रेकिंग न्यूज से बचें, टीवी ना देखें या कम देखें। अगर आपको न्यूज का शौक है ही तो ट्विटर पे न्यूज को पढ़िए। अगर अखबार पढ़ते हैं तो फ्रंट पेज को ना पढ़ें। फ्रंट पेज सेंसेशन बढ़ाने के लिए ज्यादा होते हैं, ज्यादा बिक्री हो। उसके भीतर का न्यूज सिर्फ पढ़िए, फ्रंट पेज देखिए भी मत, अगर आप पेपर पढ़ने के शौकीन हैं तो। अगर नहीं न्यूज देखते हैं तो ये सबसे बेस्ट बात है। अरे जो भी महत्वपूर्ण न्यूज होता है
वो किसी न किसी के माध्यम से पता चल ही जाता है। मोदी जी ने 2000 के नोट्स बंद किए, क्या आपको पता नहीं चलेगा? अगर वो न्यूज़ महत्वपूर्ण है तो आप तक खूब खबर पहुंच जाएगी। अगर आप तक नहीं पहुंच रही तो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो न्यूज़ देखिए मत, पढ़िए अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो। टीआरपी बढ़ाने वाले ज्यादातर टीवी के शो होते हैं, अपने भीतर निगेटिविटी को बताने दें। ये एक टिप है। दूसरी बात है कि अपने जीवन में अपने लाइफ स्टाइल के प्रति कॉन्शियस बने। इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल मेडिसिन, LSM या LM। आप अपना समय, अपना 24 घंटे का समय आप कैसे व्यतीत करते हैं, इसकी आप डायरी बनाइए, जर्नल डेली लिखिए कि सुबह से शाम तक आपने क्या क्या किया। बाद में इवैल्यूएट कीजिए कि कितना आपने सही किया, कितना जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी आप करते रह गए। कोई चीज निगेटिव थी फिर भी आपने उसमें डूब गए। कोई ऐसी आदत है जो प्रोडक्टिव नहीं है फिर भी आप उसको किए जा रहे हैं। अगर हम आत्मचिंतन करते हैं, अध्यात्म इसको कहा गया है, चिंतन करने की जरूरत है, नहीं तो चिंता हमें चिता की तरह खा जाती है। अगर आप चिंतन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में चिंता आती है, वरी, और चिंता जो है आपको चिता की तरह, जब डेड बॉडी जलाते हैं जो चिता होती है उसकी तरह आपके शरीर को, स्वास्थ्य को, जीवन को चिंता खाती है। अपने लाइफ में चिंता, टेंशन ना आने दें। इसके लिए क्या करना होगा? चिंतन करना सीखना होगा। अपने लाइफ को इवैल्यूएट करना, मेरे जीवन में जो चल रहा है इसमें से क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, किसको बदलने की जरूरत है और कौन अच्छा है। मेरा कौन सा काम, मेरा कौन सा हैबिट मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सा हैबिट अच्छा नहीं है। अपने लाइफ स्टाइल को 24 घंटे आप कैसे समय अपना खर्च करते हैं, अपने टाइम का ऑडिट करें। अपने सोने और जगने में डिसिप्लिन रखें। जिस समय सुबह सूरज जगता है उस समय जग जाए। हम जितना देर जगते हैं हमारी बॉडी के हार्मोन उतने डिस्टर्ब होते हैं। अगर आप सूर्योदय के साथ जगेंगे तो आपका जो नेचर का साइकिल है उसके साथ आप भी हार्मोनाइज रहेंगे। फॉलो द नेचर एंड यू विल बी हेल्दी। हेल्दी होने के लिए ये बहुत बेसिक कंसेप्ट्स है। सुबह उगते सूरज को देखिए या 2 घंटे के अंदर के सूरज को देखिए, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। लाइफ स्टाइल मेडिसिन में सबसे महत्वपूर्ण बात नींद है हमारी। सोने से पहले आप ध्यान में बैठिए। अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने माइंड के प्रति अवेयर होंगे, क्या मेरे भीतर कौन सा विचार ठीक है, कौन सा विचार निगेटिव है। जो निगेटिव है उसको बदलना है। तो बदलने से पहले पता तो होना चाहिए कि हाँ ये निगेटिव है, क्या ये लिमिटिंग है। निगेटिव और लिमिटिंग मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग है। निगेटिव आपको तुरंत नुकसान करते हैं और लिमिटिंग आगे बढ़ने नहीं देते। निगेटिव, मेरी तो किस्मत खराब है यार, कोई मेरा काम ही नहीं बनता, ये निगेटिव है। लिमिटिंग, पता नहीं ये काम मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे पूरी दुनिया में अगर किसी एक व्यक्ति ने भी वो काम किया है जिस काम को करने की आप सोच रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। हम लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को एंटरटेन करते हैं और सफर करते हैं। हेरिडिटरी डिजीज को चेंज करना संभव है, हील करना संभव है। अपने भीतर निगेटिव लिमिटिंग बिलीफ को पहचाने और निगेटिव लिमिटिंग बिलीफ जो हैं वो हमारे अवचेतन मन में मुख्य होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। खासकर जो हमारे जीवन के जो शुरुआत है, पहले 7 साल, जो भी हम अपने माता पिता से सुनते हैं, जो भी हम अपने स्कूल में सुनते हैं, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। वो सही है कि नहीं है, छोटे में हमें होश नहीं होता।
हम बड़े हैं तो हम थोड़े से सोच सकते हैं कि हाँ ये ठीक है कि नहीं ठीक है, उसमें भी हम बहुत बार इमोशनल हो जाते हैं और नहीं सोचते। हर एक बात, हर एक नई बात जो आप सुन रहे हैं उस पर क्वेश्चन करें, उस पर चिंतन करें, किसी समझदार व्यक्ति के साथ डिस्कस करें। इसको अध्यात्म में कहा जाता है सज्जन सांगत्य, डिस्कशन, डिस्कसिंग द कंसेप्ट विद मैच्योर फ्रेंड्स, विद गुड फ्रेंड्स, विद ऑप्टिमिस्टिक फ्रेंड्स, विद ओपन माइंडेड फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में व्यस्त हैं, उनको व्यस्त रहने दीजिए। जो आपको लगे कि हाँ ये शायद सुन सकता है, बात समझ सकता है, उनके साथ डिस्कस कीजिए। कुछ बात आपको समझ में नहीं आती है, अब जो मैं इपिजेनेटिक्स की बात कह रहा हूँ, इपिजेनेटिक्स की कुछ बेसिक बातें मैंने बताई हैं, ये बहुत गहरा विज्ञान है। तो आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ डिस्कस करते हुए कुछ गहरे पहलुओं को समझ सकते हैं। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, हमारे भीतर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, अच्छे हार्मोन्स कौन से हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए। अपने लाइफ स्टाइल को बदलने से अच्छे हार्मोन हमारे भीतर रिलीज होने लगते हैं, तो लाइफ स्टाइल को कैसे इंप्रूव किया जाए, अपनी नींद को कैसे बेहतर बनाया जाए। देखिए, दुनिया में सोते सभी लोग हैं, लेकिन आपकी नींद क्या ऑप्टिमम है? जितना आपको सोने की जरूरत है, क्या उतना आप सही ढंग से सो रहे हैं? चिंतन करें, सही ढंग से सोना क्या है। आपकी लाइफ में सोने का एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जो भी आपका सोने का समय है, एक फिक्स टाइम पे सोया करें। थोड़ा बहुत आधे घंटे, 1 घंटे ऊपर नीचे इट्स ओके। 1 घंटे से ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। अगर हो रहा है, वो भी कभी कभार कुछ काम आ गया तो अलग बात है। अगर रेगुलर बेसिस पे अगर ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपका भीतर का बायोलॉजी का सिस्टम तो डिस्टर्ब होगा ही, कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। शुरुआत में अगर आपके भीतर माता पिता से आया हुआ अगर ऊर्जा अच्छी है, किस्मत अच्छी है, तो शुरुआत में हो सकता है लाइफ, यंग एज में लाइफ चली जाए। लेकिन टाइम के साथ जब हमारी प्राण शक्ति का कम होता है, हमारी आदतों की वजह से एजिंग जो होती है, वैसे एजिंग कंसेप्ट भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं मैं इस पे एजिंग पर भी बात करूंगा। क्या एजिंग क्या होना जरूरी है? एजिंग क्यों होता है? एजिंग को क्या हम रोक सकते हैं, क्या कम कर सकते हैं? कैसे कम कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो अपनी नींद के लिए डिसिप्लिन लाएं। सबसे मुख्य डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल मेडिसिन में भी अंदर 5 और 6 पॉइंट है, 5 से 6 पॉइंट है। सबसे पहला डिसिप्लिन, सबसे पहला लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस जो है वो हमारी नींद है। सोने से पहले ध्यान में बैठिए। सोने से पहले अगर आप 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। क्या पहचान है अच्छी नींद का? जब आपकी नींद पूरी हो जाए, जब आपकी सुबह आपकी नींद खुले, आप आराम से उठ जाएं। जगने के बाद आपको नींद ना आती रहे, दिन में काम के समय आपको झपकी ना लगे। रेगुलर बेसिस पे ऐसा ना हो काम करते हुए, काम करते करते नींद आ रही है। अगर काम करते करते नींद आ रही है, इसका मतलब है जब नींद का समय था तो आप उस समय नींद नहीं ठीक से ले रहे थे, आप व्हाट्सएप पर गेम खेल रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, अपनी नींद को खराब कर रहे थे। नींद को खराब करेंगे तो फिर जब शरीर को जब मौका मिलेगा तो वो नींद लेना चाहेगा। बहुत सारे एक्सीडेंट जब ड्राइवर की झपकी लेने की वजह से हो जाते हैं। अपने जीवन में नींद को सबसे अच्छा करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट में लाइफ स्टाइल को बेहतर करना एक जरूरी बात है, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना जरूरी बात है, और लाइफ स्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है नींद। अच्छी नींद का एक पहचान यह भी है कि आपको अलार्म से जगना ना पड़े, जो आपके जगने का समय है उसमें आप डायरेक्ट जग जाएं। अगर आपको कहीं जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, कुछ काम है तो अलग बात है, रेगुलर बेसिस पे अलार्म का यूज ना करें। अगर रेगुलर बेसिस पे आप अलार्म का यूज करते हैं
अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और अलार्म के कारण अगर आपको ज़बरदस्ती जगना पड़ रहा है तो आपका हेल्थ तो खराब होगा ही टाइम के साथ। एक दिन में 2 दिन में पता नहीं चलेगा। लेकिन इस पे भी रिसर्च हुई। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने एक रिसर्च किया, 4 दिन किसी की नींद डिस्टर्ब की गई, उसके बाद उसका ब्लड में मेजर किया गया। हमारी इम्यूनिटी, जो इम्यून सेल्स होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, उसमें एक सेल होता है नेचुरल किलर सेल, एनके सेल्स। वो एनके सेल्स के कंसंट्रेशन में उसका जो नंबर होता है 40% की कमी आ गई थी 4 दिन की नींद खराब होने से। हम तो ऐसी जिंदगी ही जीते रहते हैं, बस राम भरोसे चल रहा है मामला। थोड़ा सा अपने जीवन के लिए सिंसियर हो जाइए, अपने आप से प्रेम करना सीखिए। लव योरसेल्फ। अपना ख्याल रखें। पहला सुख निरोगी काया। आपका हेल्थ अच्छा रहे। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो आप बिजनेस ठीक से कर पाएंगे, अपना काम ठीक से कर पाएंगे। कभी काम ऐसा ना करें जिसके कारण से आपका हेल्थ खराब होता है। पहले काम करने के लिए अपने हेल्थ को खराब करें और बाद में फिर हेल्थ को पाने के लिए पैसे खर्च करें। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। बाद में अकल आई, बाद में हेल्थ का केयर करना शुरू किए। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। कोई कपड़ा फट गया उसके बाद आप सिलेंगे तो उसमें रफ्फू का तो निशान रह ही जाएगा। नेचुरल वाला जैसा नहीं हो सकता। कोई चीज टूट गई फिर आपने उसको फेविकॉल से जोड़ दिया, ओरिजिनल जैसा तो नहीं होगा कभी भी। कुछ ना कुछ डेमेरिट तो रह ही जाएगा। तो अपना जीवन ऐसा जिए, अपना काम ऐसा करें, आपकी ऐसा बिजनेस ऐसा जॉब हो कि आपकी लाइफ में वो स्ट्रेस ना बने, आपकी नींद खराब ना करे, आपको टेंस हेडेक ना हो। बहुत लोग हेडेक लेकर काम करते हैं। अरे ऐसा काम क्यों करते हो? थोड़ा समझदार बनो, ऐसा काम करो जिसमें हेडेक नहीं हो। आप अपने जॉब प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। ध्यान अगर आपके जीवन में आपने जोड़ लिया है, आप किसी बात को सोच रहे हैं, 6 महीने आप सोचते रहिए, चेंज गारंटेड है। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हो सकता। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम अपनी किस्मत को खुद बनाते हैं अपनी सोच के द्वारा। आपने ये सोच लिया है ये नहीं बदल सकता, ये बदलना तो मुश्किल है, तो फिर आपने अगर मान लिया है तो फिर आपके साथ वही होगा। मुश्किल नहीं है, बदलाव संभव है। और बदलाव हम माइंड से होता है। माइंड से ही बातें शुरू होती हैं। हर एक बात, हेरिडिटी डिजीज को ठीक करने के लिए भी बात माइंड से शुरू होती है। अपने जीवन से स्ट्रेस को हटाएं, डिटॉक्स करें। स्ट्रेस डिटॉक्स, डोपामिन डिटॉक्स। आपका मोबाइल, आपका व्हाट्सएप आप पे हावी नहीं हो जाए। ये सोशल मीडिया इंटरेक्शन करने के लिए है, लेकिन ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप आपकी नींद खराब ना करे। अगर नींद खराब कर रही है तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मिनी सुसाइड। अगर आप अपनी नींद को खराब कर रहे हैं तो नींद खराब करेंगे तो हार्मोन डिस्टर्ब होगा, बीमारी तो आएगी। तो हेरिडिटी डिजीज में भी जो बाकी डिजीज में करना है वो हेरिडिटी डिजीज में भी करना है, बस इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा गहरी हो जाती है। और थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड पर जो हम काम करते हैं उसको ज्यादा अच्छे से करना पड़ता है। इस कंसेप्ट से बाहर आना पड़ता है कि माता पिता को कोई बीमारी थी तो बच्चों में भी आएगी। ये एक निगेटिव बिलीफ है, इनकरेक्ट बिलीफ है। ऐसा नहीं है। मैरी रेस्ट की माँ को कैंसर था, लेकिन फिर भी उसने अपना कैंसर बिना कीमो, बिना सर्जरी ठीक किया। अगर मैरी रेस्ट कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर कैंसर ठीक हो सकता है, कौन सी बीमारी नहीं हो सकती? एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्पाइन की एक बीमारी होती है, इसको मेडिकल में बोलते हैं लाइलाज। नॉर्मन कजिन नाम के व्यक्ति ने मेडिटेशन से, लाफ्टर थेरेपी से
प्राणायाम से अपने आप को ठीक किया और किताब ही लिखी, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। स्पॉन्डिलाइटिस एंकोलाइटिस, स्पाइन की जो बीमारी है बोन की, उसको ही बोलते हैं डॉक्टर की इलाज है, लेकिन नॉर्मन कजिन ने डॉक्टर की बात नहीं मानी। अल्टरनेटिव चीजों पर खोजते रहे, काम करते रहे, उनको अपने शरीर में बहुत पेन होता था। स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर सीवियर फॉर्म का हो तो शरीर में दर्द बहुत होता है और उस दर्द को कोई पेन किलर काम नहीं करता। उन्होंने लाफ्टर थेरेपी में पाया कि जब वो एक कॉमेडी मूवी देखते हैं, खुल के हंस लेते हैं, तो 2 घंटे तक उनको दर्द नहीं होता। उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए लाइफ स्टाइल के अंदर। हमें अपने जीवन में चिंतन करना सीखना है, हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं। ध्यान में देना शुरू करें। दिन में 2 बार ध्यान में बैठिए। ध्यान से मिलता जुलता एक प्रैक्टिस है योग निद्रा, PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। योग निद्रा का अभ्यास करें। YouTube पर आपको बहुत सारे योग निद्रा की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। मेरी आवाज में भी योग निद्रा है, डॉक्टर एस रंजन योग निद्रा करेंगे, YouTube पे मिल जाएगी। उसको कर सकते हैं या किन्हीं की आवाज में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा समझ में आ जाए तो बिना ऑडियो के खुद ही अपने आप से कर सकते हैं। अपने लेट कर अपने एक एक मसल्स को, एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करना। इससे हमारा जो ब्रेन होता है वो अल्फा स्टेट में चला जाता है। बीमारी जो है वो बीटा में है। 5 जोन है हमारे ब्रेन के। बीटा में बीमारी है, हाई बीटा में। अगर अल्फा में आ जाते हैं, रिलैक्सेशन में आ जाते हैं, तो पीछा छूटने लगता है। योग निद्रा से, क्लासिकल म्यूजिक सुनने से आप अल्फा में आते हैं। शास्त्रीय संगीत, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बहुत अच्छा है। हमारे YouTube पर, PMC हिंदी पर बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिक के ट्रैक अपलोड है। किसी को भी सुनते रहिए, काम करते करते भी सुन सकते हैं। आंख बंद करने की सुविधा है तो आंख बंद करके सुनिए। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हमें अल्फा में ले जाता है। और म्यूजिक से म्यूजिक थेरेपी भी होती है, रागा थेरेपी। हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं। अलग अलग चक्रों के लिए अलग अलग राग है। अगर किसी को बीपी है, अहिर भैरव, राग अहिर भैरव सुनिए। 1 महीने रोज आप सुनिए आंख बंद करके। उसके बाद बीपी अगर ठीक कम ना हो तो देखिए, राग थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है, म्यूजिक थेरेपी। अल्फा स्टेट, योग निद्रा, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन से हम अल्फा में आते हैं। और जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हम थीटा में और डेल्टा में जाते हैं। पहले थीटा, जब तक हमको कुछ दिखता है, कुछ फील होता है, वो थीटा स्टेट है। और डेल्टा अवस्था वो 0 स्टेट है, जब हमें कुछ फील नहीं होता। ध्यान में जब हमें कुछ फील नहीं होता है, वही असली ध्यान है। ध्यान के कंसेप्ट्स को, मेडिटेशन के कंसेप्ट्स को हम ठीक से समझें। पतंजलि ने कहा योगस चित्त वृत्ति निरोधा। जब चित्त के वृत्तियों का, जब आपके मन के विचार रुक जाते हैं, 0 हो जाता है, वही ध्यान योग है। जब आपको ये अपने हाथ पैर फील ना हो, जब आपको टाइम का पता ना चले कितना देर में मेडिटेशन में बैठा हूं, वही असली मेडिटेशन है। डेल्टा फेज, डेल्टा कॉन्शसनेस। डेल्टा आने से पहले हम थीटा में होते हैं। हमको अपनी चक्रास पता चलते हैं, हमें कुछ कुछ विजन होता है। वो भी मेडिटेशन का, अर्ली मेडिटेशन का पार्ट है। उसको थीटा फेज बोलते हैं। थीटा में हीलिंग हमारी शुरू हो जाती है और डेल्टा में डीप हीलिंग होती है। आप रोज 2 बार डेल्टा में बैठिए। आपकी हेरिडिटरी डिजीज जो है वो हील होना गारंटेड है। आप 6 महीने का प्रोजेक्ट लेके चले, डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आपको पहले हफ्ते से ही चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। पहले
माइंड के लेवल पे चेंज होगा, आपको शांति का एहसास होगा, आपको नींद अच्छी आएगी और 1 महीने में आपको फिजिकल लेवल पे भी चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। अगर दर्द है तो दर्द गायब हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप करने लग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लग जाएगा और 6 महीने में कंप्लीट हीलिंग गारंटीड है। दर्जनों लोगों पर इस प्रयोग को देखा गया है, लेकिन हमें समझना होगा, योग निद्रा को करना होगा, ध्यान में बैठना होगा दिन में 2 बार नियम से। सुबह जगते ही आप व्हाट्सएप देखते हैं, ज्यादातर लोग देखते हैं, उतनी ही शिद्दत से व्हाट्सएप देखने से पहले आप ध्यान में बैठ जाइए। आधे घंटे 40 मिनट ध्यान में बैठिए, उसके बाद आंख खोलकर बाहर आए और मोबाइल देखें। सुबह का पहला घंटा और रात का आखिरी घंटा मोबाइल ना छुएं। अपने जीवन में एक नियम ये बनाएं, रात का जो आखिरी घंटा है और सुबह का जो पहला घंटा है, ये इस ध्यान के लिए सबसे कीमती है। अगर आपने इस 2 घंटे का सही से उपयोग कर लिया अपने मेडिटेशन के लिए, हेरिडिटरी डिजीज आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा भी जब भी आपको समय मिले आंख बंद करके बैठ सकते हैं, ये सबसे गोल्डन है। ब्रह्म मुहूर्त क्लासिकल वे में कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। आज के जमाने के हिसाब से प्रैक्टिकल बात है कि जिस समय भी जगते हैं पहले घंटे में आप ध्यान में बैठिए। 1 घंटे आप बिगिनर है, नहीं बैठ पाते, आप आधे घंटे तो बैठिए, 40 मिनट तो बैठिए, लेकिन फिर धीरे धीरे कोशिश करनी है, जब आप एक बार ध्यान को शुरू कर चुके हो, कि एक बार में 1 घंटे तो बैठ जाए, 2 बार में 2 घंटे तो हो जाए, और जब थोड़े से और अच्छे हो जाएं तो पूर्णिमा के दिन 3 घंटे बैठिए। पूर्णिमा ध्यान के लिए बहुत पावरफुल है। पूर्णिमा के दिन रात में हमें 3 घंटे के ध्यान में बैठना ही चाहिए। अगर आप हर पूर्णिमा ध्यान में 3 घंटे बैठते हैं, जिंदगी में कभी आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा वादा है अध्यात्म विज्ञान का, पीएमसी हिंदी का। अगर आप 3 घंटे के लिए डेल्टा स्टेट में बैठते हैं तो ऐसा संभव है। सैकड़ों पिरामिड मास्टर्स ऐसा कर रहे हैं जो हॉस्पिटल पर निर्भर नहीं है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट PSSM इस कंसेप्ट्स को दर्जनों लोगों पर देख चुकी है। अब आपकी बारी है। अपने जीवन में आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ एनर्जी हीलिंग, सेल्फ स्पिरिचुअल हीलिंग कर ले। अपने जीवन में ध्यान को लाकर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, योग निद्रा और ध्यान को लाकर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाइए। हमारे इसी चैनल पे बहुत सारे ध्यान के कार्यक्रम हैं, उनको अटेंड करिए। स्पिरिचुअल रियलिटी नाम से हमारा वीडियो है 1 घंटे का, उसे देखिए, समझिए ध्यान के कंसेप्ट्स को। ध्यान में हमारे चक्रों में कैसी एनर्जी आती है। एनर्जी आना एक कंसेप्ट है, सिर्फ एनर्जी आना सब कुछ नहीं है। एनर्जी आती है वो थीटा स्टेट। थीटा भी मेडिटेशन है और डेल्टा भी मेडिटेशन है। मेन मेडिटेशन डेल्टा है, 0 स्टेट। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन जब निर्विषय हो जाए वो ध्यान है, 0 स्टेट। ऐसे हाथ से 0 बनाइए, जब आपका माइंड 0 रहे वो मेडिटेशन है और उसमें डीप हीलिंग होती है, स्पॉन्टेनियस हीलिंग होती है। आप कुछ कल्पना नहीं भी कर रहे हैं तो भी हीलिंग होती है। डेल्टा कॉन्शसनेस में कोई विजुलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अल्फा में आप कर सकते हैं। योग निद्रा में, एडवांस स्टेट ऑफ योग निद्रा में कराया जाता है। अगर वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूं। लेकिन ज़्यादा पावरफुल है
जीरो स्टेट, डेल्टा कॉन्शियसनेस। रियल मेडिटेशन वही है। इस ध्यान को ज़्यादा पावरफुल करने के लिए आप पिरामिड का प्रयोग करें। जहाँ पे आप ध्यान में बैठते हैं उसके ऊपर पिरामिड लगाएं। पिरामिड क्या भी पहन सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी उपाय है। अगर आप 2x2 का पिरामिड लगा सकें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने घर की छत पर पिरामिड बनवाइए। जो आपकी छत है उसको ही पिरामिड शेप में दे दें। पिरामिड का प्रयोग करने से आपका ध्यान जो है वो अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। ध्यान करते हुए जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए अलर्ट हो रहे हैं, तब अफर्मेशंस का और EFT का प्रयोग करें। अफर्मेशन करने के लिए मेरा स्वाध्याय है यू कैन हील योर लाइफ के ऊपर। हम अफर्मेशन को लिख सकते हैं। अपने बाएं हाथ से अफर्मेशन को लिखें। बायां हाथ हमारे सबकॉन्शियस से जुड़ा होता है, तो आपकी बिलीफ जल्दी चेंज होंगे। आप EFT कर सकते हैं। EFT पर मैं बताऊंगा भविष्य में। हम अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट पर टैप करते हुए पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूं। आई लव माई सेल्फ, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं। मैं स्वस्थ हो रहा हूं। आई एम बिकमिंग हेल्दी एंड हेल्दियर। मैं स्वस्थ हो रहा हूं। आई एम बिकमिंग हेल्दी एंड हेल्दियर। आई थिंक पॉजिटिव, मैं सकारात्मक सोचता हूं। हमारे चेहरे पर, अपर चेस्ट पर 10 मुख्य जगहों पर EFT किया जा सकता है, लेकिन हमारे शरीर में जो दर्जनों पॉइंट्स एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पर EFT हो सकती है। ये जो ऊपर के हैं ये करना और बताना आसान होता है, तो ये ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन हम किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे EFT कर सकते हैं। सकारात्मक सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में बोलना, अफर्मेशन। ध्यान, योग निद्रा, ध्यान, अफर्मेशन, EFT, पिरामिड और अपने बोलने पर नियंत्रण। हम सकारात्मक बोलें, कम बोलें, पॉजिटिव बोलें। हर एक शब्द में आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है। आप समझिए आपके पर्स में रुपया है, हर एक शब्द के साथ आपका 10 रुपया खर्च हो रहा है, तो आप अपने जिंदगी में कितना बात करेंगे? इस हिसाब से, इस माइंडसेट से सोच समझ कर बोला करें। अननेसेसरी पैसा हम खर्च नहीं करते, लेकिन हम अननेसेसरी बोलते हैं। समझदार बनिए, सोच समझकर बोलिए, सकारात्मक बोलिए। अगर कभी मुंह से निगेटिव निकल जाए, अपना कान पकड़ के खुद से सॉरी बोलिए कि मुझे सकारात्मक ही बात करनी है। नकारात्मक आए तो पीछे हो जाइए, अपने मुंह पे फिंगर रखें और 2 स्टेप पीछे हो जाएं कि मुझे निगेटिव नहीं बोलना है। ये अपने माइंड में प्रोग्रामिंग करने के लिए। सकारात्मक बोलें, पॉजिटिव बोलें। जब पॉजिटिव आप बोलें, पॉजिटिव करें, तो अपनी पीठ खुद थपथपाएं। गौतम बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव। अपने प्रमोटर, अपने सपोर्टर, अपने आप को इंकरेज करने वाले स्वयं बने। अरे कोई दूसरा आपको अप्रिशिएट करे, इसे क्यों चाहे आपको? खुद से खुद को अप्रिशिएट करें, खुद से खुद को इंकरेज करें, अपने प्रकाश स्वयं बने। अध्यात्म की ये सबसे बड़ी बात है। इसको फॉलो करेंगे तो आप गौतम बुद्ध बन जाएंगे, इनलाइटेंड हो जाएंगे। PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी सभी को बुद्ध बनाने के लिए है। बुद्ध बनने से पहले हम हेल्दी तो हो जाएं। हेरिडिटी डिजीज को भी हील किया जा सकता है। डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आप जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।